कि कार्बन जो चक्र है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो वहां तक मैं स्लाइड चला देता हूँ। कल थोड़े नेटवर्क के इश्यूज थे जिसके कारण हमारी क्लास थोड़ी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई, तो हम कार्बन चक्र तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूजैव रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस होते हैं और एक होता है सेडिमेंट्री। गैसियस के अंतर्गत यानी जल कहाँ से आएगा, वापस वापस जहां से आया वहां पर पहुंच जाता है, तो वो एक पूरा पूरा सिस्टम बनता है। जैसे कि आप अपने घर से निकले, घर से आप सीधा कॉलेज पहुंचे और कॉलेज से वापस घर पहुंचे, तो एक साइकिल हो गया, एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम से होते हुए आप वापस अपने घर पहुंचे। उसी प्रकार से जल अपने घर से निकलेगा और वापस अपने घर पहुंच जाएगा, वो पूरा का पूरा एक साइकिल होगा। कार्बन का भी एक चक्र होगा कि कार्बन कहाँ से आएगा और कहाँ से निकलेगा। तो कार्बन का चक्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है कि कार्बन जो होता है वो विभिन्न मार्गों से चलता है, विभिन्न मार्गों से संचलन करना करता है, कार्य होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बन की क्या अवस्था होती है, तो कार्बन की 3 अवस्था होती है। जैसे कि हमने कार्बन का जो चक्र पढ़ा था, उस पर डिस्कस करते हैं कि कार्बन पहले तो गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। अब गैसीय अवस्था में किस प्रकार से होता है कि कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किसमें पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। तरल अवस्था में कार्बन पानी के अंदर घुला हुआ पाया जाता है और ठोस अवस्था में जो कार्बन होता है वह कोयले के अंतर्गत या विभिन्न जो सेडिमेंट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत पाया जाता है। तो तीनों रूप में तरल, ठोस तथा गैस, तीनों रूप में ये जो कार्बन होता है वह घूमता रहता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम से चलता है। तो कार्बन का जो चक्र होता है 2 प्रकार से चलता है। 2 प्रकार से किस प्रकार से चलता है? जैसे कि हमने कहा कि पाया तो 3 प्रकार से पाया जाता है। गैस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में भी कार्बन मिलता है और ठोस अवस्था में कार्बन मिलता है। तो गैस अवस्था का अर्थ हो गया कि गैस से जो चक्र चलता है, यानी गैस की अवस्था में, गैस अवस्था का अर्थ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, वह गैस पहले सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है, वो सीधी की सीधी किसके पास पहुंचेगी? पौधों के पास पहुंचेगी। पौधे के पास पहुंचेगी या सागरीय जीवों के पास पहुंचेगी। तो पौधे जो है किस प्रकार से, जैसे कि हरे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर हरे पौधे जो होते हैं जिसे स्वपोषित कहा जाता है, वो खुद अपना खाना बनाकर खाते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का प्रयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसके अलावा जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी एक ओशियन इकोसिस्टम जो होता है, उसमें जो छोटे-छोटे से जो पादप पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है? फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद होता है जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स को खाती है मछलियाँ, मछलियों को खाते हैं मछुआरे, तो इस प्रकार से एक सिस्टम बनता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, यानी जो पादप प्लवक है, वे भी वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो पौधे चाहे जमीन पर हो, चाहे समुद्र के अंदर के हो, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस कार्बन का अब संचरण हो चुका है पौधे के अंदर। अब पौधे ने वो कार्बन का प्रयोग किया और अपना भोजन का निर्माण किया। अब इस पौधे पर निर्भर रहने वाले जो जितने जो जीव होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। पोषण स्तर फर्स्ट, पोषण स्तर सेकंड, कल मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पोषण स्तर पाया जाता है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो कार्बन थी, ठीक है? कार्बन हमारे पास थी। वो कार्बन किसमें पहुंच रही है? वो प्राप्त हो रही है जितने भी जो प्लांट्स हैं, यानी जितने भी जो पौधे हैं उसके अंदर पहुंच रही है। अब प्लांट से उसको किसने ग्रहण किया? जो प्लांट्स क्या है, वो स्वपोषी है, वह प्रोड्यूसर है। अब प्लांट से उसको शाकाहारी जितने भी है, उन शाकाहारियों ने इसे ग्रहण किया। शाकाहारी से कार्बन कहां पर पहुंचा? जो मांस खाने वाले जो जीव होते हैं या मांसाहारी होते हैं, उनके पास पहुंचा। इसी प्रकार से वापस ये
पहुंचेगा, डायरेक्टली मैं बता देता हूं, ये पहुंच जाएगा जो अपघटक जो होते हैं उसके माध्यम से पहुंचा, और अपघटक से वापस किस में पहुंचा, मृदा में पहुंचा, या फिर ये वायुमंडल में पहुंच गया। वायुमंडल से वापस किसने, प्लांट ने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इसका साइकिल चलता रहता है। इसी स्लाइड में से जो चित्र मैंने इस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधों ने ग्रहण की, पौधों से इसे जीवों ने ग्रहण किया। जीव जब मर गया, या जीव मर गया या पौधा मर गया, तो डेड एंड इसके जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो वेस्ट वेस्ट जो निकलता है, उस प्रोडक्ट्स में कार्बन आ गया। अब ये कार्बन है वापस या फिर तो धरातल के अंदर चला गया, या फिर श्वसन प्रक्रिया से, या गाड़ियों के धुओं के माध्यम से, या फैक्ट्रियों के धुओं के माध्यम से वापस कहाँ पहुंच गया, वायुमंडल। तो एक सिस्टम यहाँ पर बन गया कि जो कार्बन जहां से आया वहां पर वापस पहुंच गया। इस साइकिल को भी देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन का यूज किया, पौधे ने अपने आप को डेवलप किया, पौधे से बिल्ली ने यूज किया, बिल्ली या जीव या पौधा दोनों मर गए, ये मर गया, जीव मर गया या पौधा मर गया, तो इसका डेड ऑर्गेनिज्म या जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो या फिर तो कोयला बन गया, या वापस पौधे की ग्रोथ में काम आया। ठीक है, तो पौधे की ग्रोथ के माध्यम से ये वापस पौधे में पहुंचा, पौधे के माध्यम से वापस जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है उससे वापस बाहर आ गया, और वापस वायुमंडल में आ गया। तो इस प्रकार से कार्बन जो है इस प्रकार से लगातार घूमता रहता है, और लगातार वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है और घटती रहती है। तो चाहे वायुमंडल में चाहे सजीव हो, या फिर कह सकते हैं कि चाहे आपके पौधे हो, चाहे मानव हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो, वे सारे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं कि उत्सर्जन करते हैं, या किसी न किसी मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। वायुमंडल में वर्तमान में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और ये सक्रिय या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो मात्रा है वो वेरिएबल्स गैसेस के नाम में इसे जाना जाता है, कि ये जो गैस है इसका जो परसेंटेज है वो घटता या बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होगा उससे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। तो इस प्रकार से कार्बन का जो चक्र है लगातार चलता रहता है। जितनी मात्रा में कार्बन निकलती है वायुमंडल में होती है, उतना ही कह सकते हैं उपभोग कर लिया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेड़ों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे उसका कंज्यूम ज्यादा हो जाता है। पेड़ों को आपने कम कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मात्रा बढ़ जाएगी। तो या फिर CO2 को कम कर दिया, CO2 को कम कर दिया तो पौधे कम हो जाएंगे, क्योंकि पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे जीव मंडल के लिए काफी उपयोगी रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे वायुमंडल में से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विलुप्त कर दो, विलुप्त कर दोगे तो पौधे कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे। अगर पौधे डेवलप नहीं होंगे तो उस पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे वो भी मर जाएंगे। जीव मर गए या फिर जीव ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, पौधा बन ही नहीं रहा है, तो अपघटकों का क्या होगा, उसका भोजन कहाँ से मिलेगा, कोयला कहाँ से बनेगा, डीजल कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल कहाँ से बनेगा। तो हर प्रकार से कह सकते हैं कि चाहे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, चाहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, दोनों ही प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे अगर इस प्रकार का चक्र नहीं पड़ता, या फिर इस प्रकार का चक्र नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो जीव जगत के लिए ये हानिकारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके कार्बन का चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का जो चक्र है वो किस प्रकार से चलता है। अब नाइट्रोजन किस प्रकार से होता है, तो नाइट्रोजन का जो चक्र चलता है तो उसके अंदर वायुमंडल में नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन होता है, यानी एक सिस्टम चलता है। डायरेक्टली नाइट्रोजन अगर हम कहें कि श्वसन क्रिया में हम नाइट्रोजन ग्रहण करें, नहीं कर सकते। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती है उसका लगभग 78% जो नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। भारी गैस होती है इसलिए धरातल के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जीवों के विकास और वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, और अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो अगर कहीं पर आग भी लग जाती तो काफी तेज गति से आग बढ़ती। तो आग को कंट्रोल करने में भी नाइट्रोजन की भूमिका रहती है। जितने भी जो जीव होते हैं नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करने का अर्थ होता है कि हम डायरेक्टली श्वसन क्रिया में इसे ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का एक भाग या प्रमुख जो स्रोत है वो वायुमंडल है।
जीव इसे गैस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को डायरेक्टली गैस के रूप में कोई भी जीव इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधे जो होते हैं मिट्टी से अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। पौधे अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में इसे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और पौधों को जो खाने वाले जो जीव होते हैं उनके माध्यम से वो नाइट्रोजन किसमें पहुंच जाती है, मानव शरीर के अंतर्गत या जीव के शरीर के अंतर्गत पहुंचती है। मांसाहारी जीवन इससे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जंतु जो खाते हैं यानी सबसे पहले नाइट्रोजन कहां पर आई, पौधों ने ग्रहण की, पौधों को खाकर शाकाहारियों ने प्राप्त की, शाकाहारियों को खाकर मांसाहारियों ने प्राप्त करी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब अंत में जब मांसाहारी जो जीव होता है जिसने इसको खाया उसका वियोजन होता है, उसका डीकम्पोजन जब चलता है, उस समय जो अपघटक होते हैं, छोटे-छोटे से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, किसी मृत शरीर के मरने के बाद उसको वो बिल्कुल एकदम मिट्टी के अंदर बदल देते हैं। उस प्रक्रिया में वियोजन की जो प्रक्रिया चलती है, उसमें नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ये मुक्त पढ़े यहाँ पर, मुक्त हो जाती है। और नाइट्रोजन का ये जो साइकिल होता है, ये कई चक्रों के माध्यम से चलता है। कई चक्रों में चलने का अर्थ होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके यौगिकों में परिवर्तन होता है, जिसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन की प्रोसेस से ये अलग-अलग यौगिकों में बदलता है और इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मिट्टी के अंदर की पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो नाइट्रोजन के यौगिकों को प्राप्त करता है और वो नाइट्रोजन के यौगिक किसमें पहुँच जाते हैं, पौधे में पहुँच जाते हैं। फिर अनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है, अनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन जो गैस होती है, वो निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार से प्राप्त करना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, वो मिट्टी में पहुँचती है। मिट्टी में पहुँचती है और उसका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन किस प्रकार से होता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में जो मिलती है उसका अमोनिया तथा नाइट्रेट के रूप में इसका स्थानांतरण होता है मृदा में। और वायुमंडल में पाई जाने वाली जो NO2 है, उसमें अमोनिया, नाइट्रेट और अमीनो एसिड के रूप में उसका स्थिरीकरण होता है। किस प्रकार से होता है? तो एक तो होता है बिजली चमकने के कारण, जिस प्रकार से जब बिजली चमकती है, यानी जिसे तड़ित विसर्जन कहा जाता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज कहा जाता है और दूसरी जो प्रक्रिया होती है, वो जीवीय प्रक्रिया है। कुछ जीव जो होते हैं, वो भी इसको इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। तो बिजली के कड़कने से तथा जीवों के माध्यम से ये मिट्टी के अंदर पहुंचती है। किस प्रकार से प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण किस प्रकार से होता है, फिक्सेशन जो होता है किस प्रकार से होता है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है वह अन्य तत्वों से क्रिया कर नाइट्रोजन की यौगिक बना लेती है और इस प्रकार की क्रिया को नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? एक होती है भौतिक रासायनिक यौगिकीकरण और इस प्रक्रिया में तड़ित विसर्जन यानी जो लाइटनिंग होती है, टीआई लाइटनिंग पढ़े इसे, तड़ित विसर्जन यानी जब बिजली चमकती है एवं वर्षा के कारण जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो वायुमंडल के रूप में परिवर्तन होकर मृदा में मिल जाता है। यानी जब बिजली चमकती है और बिजली चमकने के बाद जब बारिश होती है तो दोनों पानी और बिजली चमकने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से मिट्टी में ये नाइट्रोजन पहुंच जाती है। दूसरी प्रक्रिया किस प्रकार से, जैविक यौगिकीकरण। और जैविक यौगिकीकरण में प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये जीवधारियों के द्वारा संपादित होती है। जो मृत जीवी होते हैं, जो मरे हुए पौधों पर निर्भर रहने वाले जीवाणु होते हैं या वायु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं या एग्रेटोबैक्टर्स जो पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा में इसके नाम दे रखा है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया एज क्लोस्ट्रिडियम जो होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं। तो ये छोटे-छोटे से जो जीव होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं या जो फलीदार जो पौधे होते हैं जिनके फली लगते हैं, ठीक है, चाहे मटर की फलियां हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की दाल की जो फलियां होती है उनकी जड़ों की ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं, जो कि सहजीवी यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का अर्थ होता है कि वह उसके साथ ही जीवित रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर उसके साथ साथ वो पल जाते हैं, तो वो सहजीवी जीवाणु कहलाता है। तो इसी प्रकार के एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है
तो जो क्या करता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको किसमें बदल देता है, नाइट्रेट में बदल जाता है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल दिया जाता है और नाइट्रेट के रूप में पौधे इसे प्राप्त करते हैं और ये पौधों में पहुंच जाती है। पौधों के माध्यम से ये खरगोश में, बकरी में या किसी मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है। तो दो प्रकार से, एक तो हो रही है बिजली चमकने के कारण, बिजली के चमकने के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में मिल रही है और मिट्टी से वो पहुंच जाएगी जड़ों में, जड़ों से वो पौधे में, पौधे से वह जीव में। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। दूसरा है द्वीप पौधे, कुछ पौधे जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम इस प्रकार का नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है और इसी के माध्यम से ये नाइट्रोजन इस प्रकार से आपके वापस मानव शरीर के अंतर्गत पौधों के माध्यम से पहुंच जाती है। अब नाइट्रोजन का स्वांगीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है? जो पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, नाइट्रेट के रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तब उसका अपचयन होता है, ठीक है? तो अपचयन की प्रक्रिया में पौधों की जो कोशिकाएँ होती है, वह इसे एमिनो एसिड के रूप में ग्रहण करते हैं और एक से अधिक एमिनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर इसमें प्रोटीन बनाते हैं और जो प्रोटीन होता है वो जंतु में भोजन के रूप में पहुंचता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड बनता है नाइट्रेट के माध्यम से, यानी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पहुंची पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे में, पौधों ने उससे बनाया एमिनो एसिड से बना प्रोटीन और जो प्रोटीन वाला भोजन जो जीव खाता है, जैसे कि हमने कोई पत्ती वाली सब्जी खाई, तो हम कहते हैं कि पालक के अंदर प्रोटीन होता है या विभिन्न प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं, तो वह जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा अमोनीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि जब पौधा या जंतु जिसने उस नाइट्रोजन वाले पौधे को ग्रहण किया था, नाइट्रोजन उसके शरीर के अंदर पहुँच चुकी है, उसकी मृत्यु हो जाती है या पौधा सड़ जाता है, मर जाता है, तो उसका जो कचरा होता है, उससे उत्सर्जित विभिन्न प्रकार के जो मल-मूत्र होते हैं, उसके माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम जो जीव होते हैं, उसे वापस उसे अमोनिया में बदल देते हैं। यानी जो छोटे-छोटे से जो अपघटक होते हैं, वह उसे वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो गोबर हो, चाहे मल-मूत्र हो, उसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड तथा यूरिया जो होता है, उसे अमोनिया लवण में बदल देते हैं और इसी तरह जो बैक्टीरिया जो छोटे-छोटे होते हैं, जो छोटे-छोटे पौधे जो मर चुके हैं, उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसको किसमें बदल देते हैं, अमोनिया के अंदर बदल देते हैं। अब ये जो अमोनिया है वापस किसमें पहुँच गया, मिट्टियों के अंदर पहुँच गया और मिट्टी में पहुँचने के बाद ये वापस नाइट्रेट में बदल जाते हैं और नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में इकट्ठे होते रहते हैं और वापस पौधे इसे अपनी ग्रोथ में काम करते लेते हैं और धीरे-धीरे वापस ये घूमते रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, वो वापस वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल से वापस एक जीव से दूसरे जीव के अंतर्गत पहुँचती रहती है। तो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो पाए जाते हैं, इसे नाइट्रेट्स में बदलते हैं, तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है, वो इस प्रकार से संपादित होती है। अब नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो अमीनो एसिड और यूरिया जो उन्होंने बनाया है, उसको वापस अमोनिया एसिड में बदलने का जो कार्य किया जाता है, उसे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। या फिर हम इस प्रकार से कहते हैं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो होते हैं, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पौधे जो होते हैं, वो नाइट्रेट आयन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है, जिसको थोड़ा-सा हम सिंपल बनाते हैं, वैज्ञानिक भाषा है, तो विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण क्या प्रक्रिया होती है, ये याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मिट्टी के अंदर जिस प्रकार से विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसको सिंपल करके वापस आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया हमने समझ लिया कि किस प्रकार से उसका नाइट्रीकरण होता है। अनाइट्रीकरण को समझते हैं। अनाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि जितने भी जो नाइट्रेट्स होते हैं, उसको गैसीय नाइट्रोजन यानी गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस के रूप में बदलने का जो काम करता है, वह अनाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है। मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं,
कुछ कवक यानी फंगी पाए जाते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। ये बैक्टीरिया तथा कवक नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को हम अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जो गैस यहाँ पर बनी है वह वायुमंडल में नाइट्रोजन के भंडार के रूप में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन का चक्र लगातार चलता रहता है। इसी चक्र को मैं वापस आपको समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। उस चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से सब समझेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटिव दे रखा है, मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिएगा किस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र चलता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एक साइकिल बनाते हैं हम। ये साइकिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये हमें पता है कि वायुमंडल में 78% हमारे नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब जब बिजली चमकेगी यानी जब लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग की जो प्रक्रिया होगी, बिजली जब चमकेगी तब इसका फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पा रही है मिलती है उसका हो गया फिक्सेशन। और फिक्सेशन से जो नाइट्रेट बने वो नाइट्रेट किसमें पहुंच गए, वो पहुंच गए मिट्टी के अंदर। मिट्टी ने उस बिजली के कड़कने के समय जो नाइट्रेट्स बने उसको किसने ग्रहण कर दिया, मिट्टी ने। अब मिट्टी जो है और मिट्टी के अंदर वो पहुंच गए और मिट्टी से जितने भी जो हरे पौधे हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर मैं ग्रीन प्लांट्स लिख देता हूँ। ग्रीन जो प्लांट्स हैं उस ग्रीन प्लांट्स ने उस मिट्टी से उस नाइट्रेट्स को ग्रहण किया। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट्स है ग्रीन प्लांट से जो मिले वो परपोषी जंतुओं में पहुंचे। परपोषी जंतुओं का अर्थ हो गया कि जितने भी जो जीव है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधा या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जो शाकाहारी है जो हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, वो शाकाहारियों पर या ग्रीन प्लांट से वो नाइट्रोजन किसमें पहुंच गई, शाकाहारी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शाकाहारियों से ये किसमें पहुंचती है, अपघटक में। अपघटक का अर्थ होता है कि वो छोटे छोटे से जो जीव जो शरीर के मर जाने के बाद उसके छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उसे हम अपघटक कहते हैं। अब अपघटक ने क्या किस प्रकार का कार्य किया, तो ग्रीन प्लांट्स जब मरा तो वो सड़ा गला और उसको अपघटकों ने यूज किया। इसी प्रकार से जो शाकाहारी भरे मरे या विभिन्न मांसाहारी मरे उसको भी कर सकते हैं कि सड़ा गला कर अपघटक ने वापस इसको मुक्त कर दिया। तो जो बैक्टीरिया जो शैवाल जो होते हैं वो वापस इसको किसमें बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं इसमें। ठीक है, वापस इसको समझिएगा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो बिजली कड़कने से इसमें पहुंची, मिट्टी में पहुंची, मिट्टी से प्लांट्स ने ग्रहण किया, प्लांट से ये नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में शाकाहारियों को पहुंची, शाकाहारियों से मांसाहारियों में पहुंची। शाकाहारी जब जीव मर जाता है तो जो अपघटक होते हैं उसने उसको ग्रहण किया, अपघटक ने उसको वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया। प्लांट्स मरने के बाद वो वापस यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से प्रोसेस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि छोटे छोटे से जो जीव, जैसे कि यहाँ पर सॉइल की जो मृदा है, सॉइल को वापस कह सकते हैं कि इसका नाइट्रीकरण कर दिया। जैसे कि मैंने राइजोबियम का जो उदाहरण दिया, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, यहाँ पर इसको तीर को मैं इधर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर वायुमंडल से जैसे कि राइबोजियम का कहा, ग्रीन राइबोजियम क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको सॉइल में मिला रहा है। ठीक है, लाइटनिंग से आ रही है, तो वायुमंडल की जो NO2 है वो कई माध्यम से इस प्रकार से पहुंच रही है। तो इस प्रकार से एक NO2 का जो साइकिल है वो लगातार चलता रहता है, लगातार कार्य कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
देखिए साइंस का है थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा। वापिस हम आते हैं इस चित्र पर, ठीक है। तो ये किस प्रकार से नाइट्रोजन हुआ, तो गैसियस जो नाइट्रोजन है उसका फिक्स लाइटनिंग से फिक्सेशन हुआ, लाइटनिंग हुई। अब लाइटनिंग के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हुई, तो बारिश से सीधा किसमें पहुंच गया, ये ऑर्गेनिक मैटर या फिर कह सकते हैं कि धरातल पर पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरियल फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जिस प्रकार से हमने खेत को खड़ा या फिर खड़ाई की, तो उससे लीचिंग से ये वापस किसमें पहुंच गया, आपके महासागरों में पहुंच गया। तो लीचिंग की प्रक्रिया हो या नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया हो, उससे पहुंच गया। तो नाइट्रिफिकेशन जिस प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ पर अमोनिया बना, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर यानी जो मलमूत्र इसने त्यागा, ठीक है। मलमूत्र से क्या मिला, अमोनिया मिला। अमोनिया किसमें बदल गया, नाइट्रेट में बदला। नाइट्रेट का नाइट्रिफिकेशन हुआ, तो ये नाइट्रेट्स जो है नाइट्रेट्स में बदले। NO2 किसमें बदला, NO3 में बदला। और नाइट्रेट्स को किसने ग्रहण किया, प्लांट ने किया। प्लांट ने इसको कंज्यूम किया, ठीक है। और प्लांट ने कंज्यूम करके ये पौधे बन गए। पौधे को किसने खाया, जीव ने खाया। जीव से वापस इसका जो मटेरियल जो मलमूत्र निकला उसका अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट्स वापस प्लांट से कंज्यूम किया। या फिर इस नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट से सीधा किसमें पहुंच गया, NO2 के रूप में वायुमंडल में पहुंच गया। वायुमंडल से वापस बिजली चमकी या उसका फिक्सेशन हुआ, वापस पहुंच गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से इसमें पहुंच जाता है। तो फिक्सेशन दो प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, देखिएगा। एक तो लाइटनिंग का फिक्सेशन हो रहा है और एक बैक्टीरियल फिक्सेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रक्रिया से नाइट्रोजन जो है जिस मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, उस मूल स्रोत के माध्यम से वापस ये पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। क्लियर? चलो क्लियर। बढ़ते हैं जलीय चक्र। अब जलीय चक्र किस प्रकार से चलता है, जलीय चक्र का अर्थ होता है कि जल जहां से आया वहां पर वापस पहुंच जाता है, तो उसको हम जल चक्र कहते हैं। जल के बिना जीवन नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। जल एक उत्तम घोलक के रूप में एक सॉल्यूशन है, इसलिए जीवों के द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है। आसानी से ये शरीर के अंदर घुल जाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है और लगभग 80 से 90% जो भाग होता है वो जल का बना रहता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो भाग पाया जाता है वो जल का पाया जाता है। इसी प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, से समुद्री जल, वनस्पतियों में पाए जाने वाला जल भाप बनता है और ऊपर बना जाकर बादल बनाता है। बादल से वापस बारिश होती है। तो वनस्पतियों में पाए जाने वाला जो जल है, जो पानी है, वो ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया या इवोपरेशन की जो प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से धरातल से वो ऊपर की तरफ जाएगा, बादल बनेगा और वापस धरातल पर पहुंच जाएगा। तो वर्षा जल का कुछ भाग वाष्प में बदल जाता है, कुछ भूमि के अंदर चला जाता है, कुछ समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से एक हाइड्रो का साइकिल चलता रहता है। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस चित्र को आप समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि पानी के जो स्रोत हैं वो कई प्रकार के स्रोत हैं। जैसे कि कुछ पानी नदियों के रूप में है, कुछ तालाबों के रूप में, कुछ महासागरों के रूप में पाया जाता है। अब जो जल होता है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस चक्र को। और चक्र किस प्रकार से चलता है कि आप देखिएगा कि समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाला जो पानी है वो क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, यानी वाष्प बना, ठीक है। अब वाष्प हुआ, वाष्प बनी, तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन का अर्थ होता है संघनन की प्रक्रिया हुई, या फिर यहाँ पर कन्वेक्शन हुआ, संवहन हुआ। संवहन के बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्मिंग हुई, बादल बने, ठीक है। बादल बनने के बाद उसका एडवेक्शन यानी ये कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हुए, फिर हुआ उसका पर्सिपिटेशन यानी बारिश हुई। समुद्र का पानी भाप बना, भाप से बादल बने और बादल से वापस बारिश हुई। बारिश से ये पानी किसमें पहुंच गया, वापस समुद्र के अंदर पहुंच गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तालाब है, तालाब से क्या हुआ, भाप बनी, ठीक है। भाप से क्या हुआ, बादल बने, बारिश हुई, वापस पानी तालाब में पहुंच गया।
या फिर जो पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, वाष्प को उत्सर्जित करते हैं, जिसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया हुई, ऊपर गया, वापस क्लाउड फॉर्मिंग हुई, बारिश हुई और पानी जड़ों के माध्यम से वापस पौधे के अंदर पहुंच गया। तो इस प्रकार से पानी जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर पहुंच जाता है। वापस मैं समझाता हूं कि महासागरों के अंदर जो पानी पाया जाता है वह वाष्पीकृत होता है, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशियंस। फिर वो जो हवाएं हैं वो महाद्वीपों की ओर चलती है, बादल बनते हैं, मोस्ट एयर मास बनता है और बादल बनते हैं, क्लाउड फॉर्मिंग होती है, फिर कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया से पानी कहाँ पर पहुंच जाता है? धरातल पर पहुंच जाता है। धरातल पर पानी पहुंचता है। जो धरातल पर पानी पहुंचा उसमें से कुछ भाग धरातल के अंदर ग्राउंड वाटर के अंतर्गत रूप में चला गया और कुछ रन ऑफ वाटर के रूप में वापस किस में पहुंच गया? सागर के अंदर पहुंच गया। जो पानी धरातल के ऊपर बह रहा था उसका भी इवेपोरेशन होता है और जो वनस्पतियां उस पानी को ग्रहण करती है उसका भी इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन का अर्थ होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होने के बाद वो सीधा पहुंचता है बादल के रूप में और बादल के रूप में घूमता हुआ वापस पहुंच जाता है महासागरों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो पानी जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जलीय चक्र के रूप में जानते हैं। क्लियर? यस वापस सर। हाइड्रोसाइकिल एकदम इजी है। वापस है तो मैं 2 मिनट का समय रहा है, मैं बता देता हूँ कि महासागरीय जल सूर्य ताप द्वारा गर्म होता है और सागर जल का कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्प बनने के बाद वायुमंडल की आर्द्रता का निर्माण होता है, वायुमंडल में नमी होती है। जब नमी होती है, हवाएं जल वाष्प जल से थोड़ी हल्की होती हैं, वो हवाओं के द्वारा महाद्वीपों के ऊपर बहती है। जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर जाती है तो उसमें सैचुरेशन की प्रक्रिया होती है। सैचुरेट हो जाने के बाद यानी ठंडी होने के कारण जो भाप जो गर्म थी वो ठंडी होगी और उस समय बादल भी बनेंगे और पर्सिपिटेशन यानी वर्षण की जो प्रक्रिया होगी, वर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वह बारिश के रूप में धरातल पर पहुंच जाएगी। अब धरातल पर जो पानी पहुंचेगा तो वो कुछ तो नदियों के और झीलों के माध्यम से या फिर सागरों के अंदर पहुंच जाएगा। कुछ जो जल होगा वो वनस्पतियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो वनस्पति के ऊपर की जो वितान जो होती है, जो ऊपर की जो कैनोपी होती है, पेड़ के ऊपर का जो भाग होता है ना इसको वितान कहता है इसको। ये जो कैनोपी होती है उसके द्वारा रोक दी जाएगी। कुछ भाग जो होगा वापस वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ भाग जो होगा वो तनों के अंदर पहुंच जाएगा। कुछ पानी की जो मात्रा होगी वो छोटी-छोटी वनस्पति के माध्यम से सीधे धरातल पर पहुंच जाएगी या धरातल के अंदर पहुंच जाएगी और कुछ मात्रा जो होगी वो वनस्पतियों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन यानी इवोपो ट्रांसपायरेशन जो प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उससे वापस आसमान में छोड़ देगी। तो इस प्रकार से जो पानी है वापस घूम फिर के वापस उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो चक्र रहेगा आपका ऑक्सीजन का साइकिल बाकी रहा है, उसको हम कल पढ़ेंगे। और सर ये